हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज स्पीड एंड नेचुरल फिलॉसफी पर। आज हमारे पास चैप्टर साउंड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड के थ्रू या और भी बहुत सारे इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम स्पीड ऑफ साउंड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारे दो मेथड हमारे पास यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम बात करें कि किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है या सॉलिड, लिक्विड और गैस की अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उन चीज़ों के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या करता है, डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर हमारे पास टॉपिक लिखा है मेथड टू फाइंड स्पीड ऑफ वेव, यानी कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड पढ़ने वाले हैं किसका, कि स्पीड ऑफ साउंड को क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। मेथड 1 है, मेथड 1 में लिखा है मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट होंगे हमारे पास, कोई भी दो पोजीशन होंगे हमारे पास, उनके बिटवीन हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए यकीनन कोई ना कोई प्रोसेस होगा। अब होगा क्या कि दो पॉइंट पर दो लोग खड़े हैं, एक के हाथ में स्टॉप वॉच है, ठीक है, और एक के हाथ में दो वुडन ब्लॉक है, और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, टू पीपल है, हमारे पास दो लोग हैं जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। पहले वाले शख्स के पास दो वुडन ब्लॉक है और दूसरे वाले शख्स के पास क्या है, एक स्टॉप वॉच है। अब पहला शख्स क्या करता है, स्टार्ट करता है उन वुडन ब्लॉक को कोलाइड करवाना। अब जैसे ही वो कोलाइड करवाता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब पहला शख्स जैसे ही पहली आवाज़ सुनता है, पहले क्लैप की आवाज़ सुनता है, उन वुडन ब्लॉक के पहले क्लैप की आवाज़ सुनता है, वो अपना स्टॉप वॉच क्या कर देता है, ऑन कर देता है। और जो पहला वाला शख्स है, वो उस वुडन ब्लॉक को कंटिन्यूसली क्या करवा रहा होता है, कोलाइड करवा रहा होता है, क्लैप करवा रहा होता है। सेकंड पर्सन आफ्टर 20, या आपकी मर्जी है, आप जितने भी नंबर काउंट करें, जितने भी क्लैप काउंट करें, सेकंड पर्सन क्या करता है, 20 क्लैप्स के बाद उस स्टॉप वॉच को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास डिस्टेंस आ गया, 100 मीटर का डिस्टेंस था और आपने स्टॉप वॉच में टाइम को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है आपके स्टॉप वॉच को स्टॉप करने में और साउंड की हेयरिंग में, टाइम का थोड़ा सा क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, बार बार टाइम रिपीट करेंगे। पहली दफ़ा आपने 20 क्लैप्स के लिए टाइम नोट कर लिया, अब आप अगेन 20 क्लैप्स के लिए टाइम नोट करें, फिर अगेन 20 क्लैप्स के लिए टाइम नोट करें, और इस तरह से कुछ हमारे पास टाइम कैलकुलेट कर ले 20 क्लैप्स के लिए डिफरेंट टाइप्स, और उन सब का क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो वो एवरेज आपको अब क्या दे देगा, उसमें वेरिएशन क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। अब उस वेरिएशन को कम करने के बाद अब क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने पता है आपने कितना रखा था, दोनों शख्स के बिटवीन, दोनों पॉइंट के बिटवीन 100 मीटर का डिस्टेंस था, और वो एवरेज टाइम आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब उस एवरेज टाइम को आप क्या करवा दें, उस डिस्टेंस से डिवाइड करवा दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड निकल कर आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या है, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग इको। इको का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड जाएगा और टकरा कर क्या होगा, वापस आएगा। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब इस मेथड में भी क्या है, हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, और साउंड के सामने एक दीवार है। वो दीवार उन्होंने रखा है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी एक दीवार से वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर वो दोनों लोग खड़े हैं। एक के हाथ में अगेन वुडन ब्लॉक है, जबकि दूसरे के हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच है। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस में अगेन वो पहला वाला शख्स उन वुडन ब्लॉक को क्लैप करवाता है, और जैसे ही पहली आवाज़ सेकेंड पर्सन सुनता है, वो स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। स्टॉप वॉच ऑन किया, स्टॉप वॉच कंटिन्यूसली चल रहा है। अब उसने क्या किया, जैसे ही 20 क्लैप की आवाज़ सुनी, 20 क्लैप जो क्लैप थी उसकी आवाज़ सुनी, उसने क्या कर दिया, स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया। अगेन यहाँ पर वेरिएशन आ सकती है, तो वो क्या करेगा, दोबारा से उन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करेगा और उससे एक एवरेज टाइम निकालेगा। बात आ गई समझ में। अब जब एवरेज टाइम निकालेगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पर 2s अपॉन टाइम हो गया। क्यों हुआ, इसकी वजह देख लें कि अगर मिसाल के तौर पर ये वॉल था और ये पहला शख्स यहाँ पर मौजूद था, ठीक, तो ये कोई डिस्टेंस था इनके बिटवीन, मिसाल के तौर पर 100 मीटर डिस्टेंस था।
तो इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी किसी साउंड का जो है किसी बाउंड्री से किसी सरफेस से टकराकर वापस आना, यानी कि साउंड पहले यहां से जाएगा, साउंड पहले यहां से जाएगा और टकराकर फिर वापस आएगा, यानी जाने में पहले 100 मीटर और फिर आने में 100 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, आवाज सुनने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 200। तो यानी कि डबल हो गया, पहले जाना और फिर वापस आना, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास सेकंड मेथड ये था कि किसी भी साउंड वेव को जो है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे। पहले किसी भी डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते थे, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन, और दूसरा हमारे पास था इको। अब आइए देखते हैं कि साउंड की वेव जो है या साउंड की जो स्पीड है वो किस स्टेट में फास्टर होगा, किस में स्लो होगा और किस में बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो आइए देखते हैं। ओके नाउ अब हमारे पास टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें ये देखना है कि किस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्टर होगा, किस में स्लो होगा और कौन इससे ज़्यादा स्लो होगा। यानी कि हम स्टडी करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कितना होगा, लिक्विड में कितना होगा और गैस में कितना होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है साउंड सबसे पहले अगर बात की जाए साउंड की, और साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक बेल जार में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब हम पार्टिकल को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मीडियम में कम कर रहे थे, तो जो साउंड था वो क्या हो गया था, फेंट हो गया था, यानी कम हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल में मीडियम में पार्टिकल की क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो साउंड क्या होगा, जाहिर है क्या होगा, थोड़ा सा लाउड होगा, यानी कि फास्टर क्या करेगा, मूव करेगा। अब अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल के होने के चांसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 1 kg गैस ले लेता हूँ और 1 kg जो है वो कोई सॉलिड ले लेता हूँ, किस पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड के अंदर। रीज़न क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। अब जब पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक है, उनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इट्स मीन वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो यकीनन वहाँ पर ट्रेवल करने वाली जो साउंड वेव है वो भी क्या करेगी, फास्टली मूव करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है वहाँ पर ज़्यादा है। अब अगर सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े से कम होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि पार्टिकल्स की जो सेपरेशन होती है, जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। अब जब टाइटली पैक नहीं होते तो वहाँ पर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी, वाइब्रेशन, क्योंकि पार्टिकल करीब करीब नहीं है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होगा, स्लो होगा। तो समझ में बात यह आई कि सॉलिड में फास्टर मूव करेगा कौन, साउंड, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब करीब है, तो वहाँ पर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। अब अगर लिक्विड के कंपैरिजन में हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, तो जाहिर है जब लिक्विड से ज़्यादा दूर है तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ पर एनर्जी जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में कि किस में आपके पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि साउंड ऑफ वेव जो है वो फास्टर होगा किस में, सॉलिड में, और उससे स्लो होगा किस में, लिक्विड में, और उससे भी ज़्यादा स्लो होगा किस में, गैस में। अब जाहिर है हमने मैटर की बात की तो मैटर की अपनी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने जैसा क्लास में 9 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 9 में टेम्परेचर पढ़ा होगा, प्रेशर पढ़ा होगा, वो डेंसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास 9 के अंदर। तो ये उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी मैटर की। तो आइए देखते हैं कि किसी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, आइए देखते हैं। अब अगर बात की जाए आपके पास, मैं अगर कहूँ इसमें से कंसीडर कर लूँ सबसे पहले टेम्परेचर, क्या कर लिया जाए भाई, अगर टेम्परेचर कंसीडर कर लिया जाए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वी लिख देता हूँ, सिर्फ वी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ
साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ सकता है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, कि अगर मिसाल के तौर पर कि एक ये वेसल है, दो वेसल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक में पार्टिकल ये है, इस डिस्टेंस पर है हमारे पास कुछ, ये रहे कुछ वेसल ये रहा, ठीक है, और एक और वेसल है, पार्टिकल कुछ इस तरह से है उस वेसल के अंदर। पहले वाले वेसल जो है वो किस टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। किस टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर, सपोज 25 डिग्री, या यूं कह लो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री कह लेते हैं हम, किस पे है, 0 डिग्री। अभी टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री है। हम जानते हैं जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप जानते हैं जब किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो फास्टली मूव करने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन, पार्टिकल्स ऑलरेडी किस में है, वाइब्रेशन में है, ठीक है ना। जब पार्टिकल वाइब्रेशन में है और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब वाइब्रेशन बढ़ गई है तो नंबर, जो आपकी स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टिकल की वाइब्रेशन के ऊपर, कि जितने ज़्यादा फास्टली वाइब्रेट हो रहा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा क्या हो रही होगी, ट्रेवल हो रही होगी। तो पहले अगर हम बात करें कि रूम, जिस तरह से 0 डिग्री पर पार्टिकल थोड़े करीब करीब थे, यानी कि जो वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस है वो करीब कम था। अगर एक पार्टिकल के वाइब्रेशन का डिस्टेंस देखा जाए तो ये वाइब्रेशन का डिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है ना, ये वाइब्रेशन का डिस्टेंस है, कम है, ठीक। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी टू रूम टेम्परेचर पर ले आए, उस सिस्टम को हम कहाँ लेकर आ गए, रूम टेम्परेचर पर, सपोज 25 डिग्री पर लेकर आ गए, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। अब जैसा ही टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उनकी जो वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, उनकी वाइब्रेशन का डिस्टेंस भी क्या हो गया भाई, बढ़ गया, है ना। जब वाइब्रेशन का डिस्टेंस बढ़ गया तो यकीनन क्या हुआ, आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में गिवन भी है कि 0 डिग्री पर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है स्पीड ऑफ साउंड का वो होता है 331 मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड 80 डिग्री। और जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर अराउंड 350 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से या कुछ इससे ऊपर नीचे कुछ होता है। ये मैंने एक एवरेज लिख दिया यहाँ पर, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, 350 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप यहाँ पर देखें जब टेम्परेचर क्या था, कम था, तो वेलोसिटी भी क्या है, स्पीड भी क्या है, साउंड की कम है। अब जब मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आपके पास क्या हुआ, उनकी जो वाइब्रेशन है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए स्पीड ऑफ साउंड का जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो वो क्या होगा, 331 मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। ये 331 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री पर जो टेम्परेचर, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 है, और मल्टीप्लाई कर दिया इससे जब हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और डिवाइड करवा दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन से, ठीक है। तो हमें यहाँ फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि फॉर्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ स्क्वायर रूट में। तो डायरेक्टली रिलेशन में क्या होता है, जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने दोनों कंडीशन में देख लिया, बाय फॉर्मूला भी देख लिया और बाय एक्सपेरिमेंट भी देख लिया कि हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं और मजीद क्या चीज़ों का इफेक्ट इसके ऊपर आता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर।
तो बुक के अंदर जो एग्जाम्पल इफेक्ट डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या ह्यूमिडिटी का इफेक्ट इसके ऊपर आता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर या नहीं आता। तो आइए देखते हैं। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब उसमें वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस आपके एटमॉस्फेयर में जो एवरेज वाटर वेपर्स होते हैं उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपके पास क्या है, मौजूद है, N2O। ठीक, बात आ गई समझ में। इसका मतलब अगर इसके मास को कैलकुलेट किया जाए तो वो बन जाता है अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो बनेगा 24 और ऑक्सीजन को देखा जाए तो बनेगा 32। नाइट्रोजन 14 होता है और 2 नाइट्रोजन है तो 24 हो जाएगा। अब अगर इसी तरह वाटर वेपर्स की बात की जाए तो वाटर वेपर्स का वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 16 यहाँ पर आगे बात समझो। तो अब अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास जो मास है वो क्या हो गया, ज़्यादा है किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसका कितना है आपके पास 60 और इसका कितना है आपके पास 18। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मास इंक्रीज होता है तो क्या होता है आपके पास, डेंसिटी बढ़ जाती है। मास अगर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर मास डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए वाटर वेपर में जब वाटर वेपर इंक्रीज होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। अब जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस होता है इसका मतलब मास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वहाँ पर एटमॉस्फेयर में से मास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जब रिड्यूस हुआ तो डेंसिटी क्या हो गई आपके पास, कम हो गई। और जब डेंसिटी कम हुआ तो बाय द फॉर्मूला अगर देखा जाए स्पीड ऑफ साउंड को किसमें, ह्यूमिडिटी पर क्या इफेक्ट आता है कि जब अगर देखें तो स्पीड से क्या रिलेशन है, उसका इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट में, किसके साथ, डेंसिटी के साथ। यानी कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा आपके पास, स्पीड कम हो जाएगा। इसकी आसान से एक और बात अगर ले ली जाए कि एक चिल्ड वाटर लिया जाए और एक वार्म वाटर लिया जाए और उन दोनों के अंदर इंक क्या कर, थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया जाए, इंक ड्रॉप कर दे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो फ्लो है इंक का वो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा फास्ट मूव करेगा और जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर क्या करेगा, वो स्लो मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ आपके पास कि अगर एक फिक्स मास की बात की जाए, फिक्स मास के लिए तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब मास तो फिक्स है, मास तो चेंज नहीं होने वाला। अगर डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यकीनन वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि क्या हो, दोनों मैनेज होकर मास क्या रहे, फिक्स रहे, मास में चेंज ना आए। तो अगर जब डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। जितना ज़्यादा वाटर वेपर इंक्रीज होगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और जितना डेंसिटी डिक्रीज होगा वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर ह्यूमिडिटी से रिलेशन की निकाला जाए किसका, स्पीड ऑफ साउंड का, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो आज तक के लिए इतना ही। हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर लिया आज के टॉपिक में कि किस तरह से हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने मेथड डिस्कस किया और ये देखा कि किस मैटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होगा, किस में स्लो होगा और किस में सबसे ज़्यादा स्लो होगा। इसके अलावा फिर हमने देखा कि मैटर की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट ये था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है आपके पास,
इंक्रीज हो जाती है। और दूसरे में हमने ये देखा ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, आपके पास बढ़ जाती है। आ गई बात समझ में? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।